थैंक यू। मैं पीके सिंह, लखनऊ। आप सबों को प्रणाम। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है बातचीत का, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी कृषि नीति है, ये संवैधानिक तरीके से कितनी ये सुदृढ़ है और इसको कानून के मुताबिक ये किस तरीके से उसको सूट करती है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे अगले 10 मिनट तक। तो मैं इसको, आज का जो विषय है कृषि नीति का, इसको मैं 2016 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। 2016 में जब बरेली में प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। क्योंकि ये उन्होंने भाषण तो सार्वजनिक कर दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि 6 साल में किसानों की आय कैसे दुगुनी हो जाएगी। लेकिन उनके पास कुछ न कुछ इस तरीके की योजनाएं होंगी जिसके बल के ऊपर उन्होंने ये बात कही थी। उस समय ढेर सारा ये बात असंभव सा लग रहा था। इसमें जब ये बात दुगुनी करने की बात हुई तो दो चीजें बहुत स्पष्ट थी। एक तो जिस तरीके का हमारे कृषि क्षेत्र में जिस तरीके की मार्केट हमें मिला हुआ था कृषि उत्पादनों का निष्पादन के लिए, शायद वो एप्रोप्रिएट नहीं था, या उससे किसानों की आय वो पुराने सिस्टम के ऊपर शायद नहीं अचीव किया जा सकता था। दूसरा, जो हमारी एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जिस तरीके से हम अभी तक खेती करते आ रहे हैं, इस खेती में भी सुधार करना और इसके बैरियर को तोड़ना, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसको लेकर और भी ढेर सारी चीजें जो उनके दिमाग में चल रही थी। ये कृषि नीति को 2020 में सितंबर में जो हमारे संसद में कानून बना, उसी के विषय में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। अब चूंकि पहले हम नहीं जाएंगे कि पहले सिस्टम क्या था, बाद में क्या हुआ। एक दिन हम ये सब्जेक्ट को, मैं रतन बाबू से कहूंगा कि एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे। लेकिन आज हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये कितना बेहतर है। अब हम सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। कोई भी जब कानून पास होता है तो वो देखा जाता है ये कानूनी रूप में संसदीय प्रणाली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनली ये कंटेंट वाइज और प्रोसीजर वाइज क्या ये सही है। जो इसका कंटेंट है वो क्या संवैधानिक है, या जो इसका प्रोसीजर है ये क्या संविधान को सूट करता है, क्या ये संवैधानिक है। तो ये आज हम दो ही चीजों पे बात करेंगे। जो इसका एक 1, 2 और 3 है, ये आज हम बात नहीं करेंगे। तो अब इसके सीधे हम उसके विषय वस्तु पे आ जाते हैं। ये कंटेंट पे आ जाते हैं कि क्या ये कंटेंट वाइज सही है। तो मैं कृष्णा बाबू से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया थोड़ा म्यूट कर दें। तो मैं कंटेंट पे आ जाता हूं सीधे। कंटेंट में 3 चीजें हैं। एक तो ऐसा कोई कानून न बन जाए जिसके वजह से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो। दूसरा, कुछ इस तरीके का कानून न बने या पास संसद न कर दे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा हो। हालांकि ये हुआ है पहले, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। तीसरा,
जो स्टेट लेजिस्लेटिव पावर है, क्या वो उसका हनन तो नहीं हो रहा है? तो ये कंटेंट में हम तीन चीजें जल्दी जल्दी कवर करेंगे। पहला, क्या फंडामेंटल राइट का इसमें कोई हनन है? दूसरा, क्या जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें कोई इसका हनन है? तीसरा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव पावर है क्या उसका कोई उल्लंघन हुआ है क्या? तो ये तीन चीजों पे आज हम अभी बात करेंगे कि कंटेंट वाइज ये बिल तीनों किस तरीके से ये सूट करती है। तो पहला हम इसको फंडामेंटल राइट्स पे लेके आ जाते हैं। ये संविधान की धारा 13 में ये प्रोवाइड किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन कहीं भी किसी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। अब ये आर्टिकल कहती है कि फंडामेंटल जो राइट्स है वो किसी भी तरीके का कोई उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए जिसे फंडामेंटल उल्लंघन हो। तो इस कानून से फंडामेंटल राइट्स का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए उसको उल्लंघन की हम बात ही नहीं करते। क्या जवाब कृष्णा कृष्णा बाबू से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया वो माइक म्यूट करें। कृष्णा बाबू दूसरा है बेसिक शांति स्ट्रक्चर। बनाए रखें या म्यूट कर लें। कृष्णा बाबू म्यूट कर दें, बस म्यूट कर दें। दूसरा, हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें भी कोई इस तरीके का संशोधन नहीं किया गया है जो इसको डैमेज करे। जैसे मैंने कहा कि पहले ये हो चुका है लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे आज, चूंकि हम सब्जेक्ट के ऊपर रहते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का भी, फेडरलिज्म जिसको कहते हैं, उसमें भी कोई किसी तरीके का इस बिल से हनन नहीं होता है। अब तीसरा, इसमें एक जो कंटेंट वाइज हम देखते हैं तो तीसरी बात होती है कि स्टेट लेजिस्लेटिव पावर, उसको हम लेके चलते हैं। तो हमें मालूम है कि जो संविधान की धारा 246 है उसमें 3 लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे कुछ राज्य सरकार को पावर है, कुछ हमारे भारत सरकार को पावर है और कुछ दोनों को सम्मिलित पावर है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये उसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब क्योंकि स्टेट जो है, स्टेट लिस्ट में अगर हम बात करें तो उसका जो एंट्री नंबर 14 है, जो एंट्री नंबर 14 है वो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है। जो एंट्री नंबर 26 और 27 है जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स है, और 27 में, 26 में ट्रेड एंड कॉमर्स है, 27 में प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये तीनों एंट्री 14, 26 और 27 ये तीनों स्टेट लिस्ट में है। अब थोड़ा सा इसका बैक में हम आते हैं तो ये 1954 में 1954 में एक्चुअली क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उस समय ऐसा लगा, क्योंकि वो एक सोशल वो थे और वो कृषि में रिफॉर्म करना चाहते थे, कृषि में सुधार करना चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि बिना कृषि में सुधार किए हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो 1954 में उन्होंने क्या किया कि जो स्टेट लिस्ट के जो पावर्स थे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव पावर में जो 7 शेड्यूल्ड के अनुसार उन्होंने कृषि को 246 के तहत उन्होंने ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। ये 1954 की बात है जब कृषि को इन्होंने, कृषि और उससे रिलेटेड उसका ट्रेड एंड कॉमर्स और प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सारे के सारे ये कॉन्करेंट लिस्ट पे आ गए।
क्योंकि हमारी संविधान की धारा 254 कहती है कि जहां पे कॉन्करेंट लिस्ट है, अगर कोई सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट का है और स्टेट और यूनियन दोनों कानून बनाती है, तो 254 के अनुसार ये रूल ओवर करती है, सेंटर ये रूल ओवर करती है कि वहां स्टेट के जो कानून है या जो ऑर्डर है वो उसको नल एंड वाइड घोषित हो जाता है अपने आप। तो इसका मतलब कि अगर कोई कृषि कॉन्करेंट लिस्ट में है तो उसमें जो स्टेट अगर कोई कानून बनाती है और उसी के ऊपर, उसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर सेंटर कोई कानून लेके आ जाती है तो वो कानून सेंटर का मान्य होगा, स्टेट का मान्य नहीं होगा। ये हमारी धारा संविधान की 254 कहती है। तो इसका मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में कृषि होने की वजह से 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए ये हमारे भारत सरकार ने ये 3 कानून बनाए। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे जो तीनों कानून है वो कंटेंट वाइज, मैंने कहा कि कंटेंट और प्रोसीजर दो ही चीज होती है, तो कंटेंट वाइज ये कहीं भी संविधान को हर्ट नहीं करती है, चाहे उसका फंडामेंटल राइट हो, बेसिक स्ट्रक्चर हो या स्टेट लेजिस्लेटिव पावर हो, तो वहां पे किसी प्रकार का हनन नहीं है। अब इसको हम देखते हैं कि प्रोसीजरली क्या ये सही है। एक तो इसका पार्ट सही हो गया 50% की कंटेंट वाइज इट इज ओके। अब देखते हैं कि प्रोसीजर, क्या ये जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया क्या ये सही है। तो हम प्रोसीजर की बात करते हैं। अब इसमें प्रोसीजरली ये होता है कि दोनों सदनों में अगर बहुमत से कोई बिल पास हो जाती है तो वो कानून बन जाता है। अब यहाँ पे सरकार क्या की थी कि ये जुलाई 2020 में जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, उस समय चूंकि सेशन नहीं चल रहा था, इसीलिए ऑर्डिनेंस लेकर आई। अगर सेशन नहीं चल रहा है तो सरकार एक अध्यादेश ला सकती है और राष्ट्रपति के आज्ञा के अनुसार, और वो लेकिन उसको 6 महीने में वो दोनों सदनों से पास कराना मजबूरी है, वो कराना पड़ता है। इसीलिए जब ये सितंबर में जो मानसून सेशन शुरू हुआ तो इसमें सरकार को ये बिल पास करना मजबूरी हो गया। अगर ये सितंबर में पास, मानसून सेशन में ये पास बिल नहीं होता तो अपने आप ये अध्यादेश नल एंड वाइड हो जाता, तो इस अध्यादेश का कोई मतलब नहीं रहता। तो इन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि चूंकि लोकसभा में इनका बहुमत है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहां पे ये बिल पास हो गया। अब ये बिल राज्यसभा में आया तो 18 या 17 या 18 को राज्यसभा में आया, वहां पे खूब गर्मा गर्म बहस हुई। अब चूंकि राज्यसभा में सरकार की बहुमत नहीं है, अब इसमें दो चीजें थी कि या तो इस बिल को वोट के द्वारा, इसको बहुमत के द्वारा पास किया जाए या इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। अब सारे विपक्ष अड़े हुए थे। आप 20 तारीख की, 20 सितंबर जो संडे का दिन था, वो दिन आप याद करिए, टीवी देखिएगा। उस समय सारे जो अपोजिशन वाले थे वो राज्यसभा में वेंकैया नायडू के सीट के ऊपर आकर चिल्ला रहे थे कि ये सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए, लेकिन कोई भी बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने से पहले उसमें भी बहुमत चाहिए। क्योंकि वो बहुमत नहीं मिला, इसीलिए वो सेलेक्ट कमेटी के पास इस बिल को नहीं भेजा गया। अब ये हुआ कि वोटिंग होगी। अब क्योंकि कोरोना का टाइम था और जो पैड वोटिंग थे, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थे, उसका सिस्टम ये है कि जब आप सदन में बैठे हुए हैं तो आपके सीट के ऊपर ही वो इलेक्ट्रॉनिक बटन लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से कुछ 6 फीट की दूरी को एडॉप्ट किया गया था, इसीलिए सारे के सारे जो सांसद थे अपनी सीटों पे न बैठ के
उनके डिस्टेंस को बढ़ा देने की वजह से वो कॉरिडोर और सारे इधर उधर भी बैठे हुए थे। तो ये पॉसिबल नहीं था कि ये वोटिंग पैड के द्वारा ये वोटिंग हो पाए। अब सिर्फ एक वॉइस वोटिंग विकल्प बचता था। अब उस समय जो हालत थी, हालांकि इस सरकार की राज्यसभा में बहुमत नहीं है। 242 सीटों में तकरीबन इनके पास 122 सांसद इनके पास है, जो सारे को मिला के। और उस दिन की सिचुएशन ये थी कि उसमें से 112 वहां पे मौजूद थे। और इस तरीके से 112 की मौजूदगी में और कुछ जैसे शिवसेना और वगैरह वगैरह, क्योंकि शिवसेना आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में चूंकि ये ऑलरेडी लागू था, इसीलिए वो विरोध नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने विरोध में वोट नहीं दिया था। और इस तरीके से इन्होंने मिला जुलाकर वहां पे वॉइस वोट हुआ, और वॉइस वोट के जरिए उपराष्ट्रपति महोदय ने उसको बिल को ओके कह दिया, बहुमत सिद्ध कर दिया। अब एक्चुअली गणित जब वोटिंग पैड से होती है तो कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन वॉइस का कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने बहुमत देखा कि सबसे ज्यादा लोग यस बोलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि ओके बहुमत यस का है, इसीलिए ये बिल पास की जाती है राज्यसभा में। और बाय द वे एक ये आधार, क्योंकि हम सबको मालूम है कि संसद दोनों सदनों की कार्रवाई को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, न ही यहाँ की रिकॉर्डिंग और न ही यहाँ के कुछ लिखित कार्रवाई। इस तरीके की लिखित कार्रवाई उसको जाके चैलेंज कोई करता है तो कोर्ट को आदेश नहीं है कि वो मांगे। अगर कोई कार्रवाई करनी है तो संसद के अंदर ही कार्रवाई होगी, और उसकी अनुमति से फिर ये जाकर कोर्ट में जा सकता है मामला। लेकिन ये भी कोई चांस नहीं रहा, क्योंकि वहां पे उपराष्ट्रपति महोदय ने बिल को बहुमत से पास कर दिया था। अब क्योंकि एक चीज और आती है, अगर बाय द वे अगर हम मान लेते हैं कि अगर वहां पे बहुमत और इस तरीके से उनका चूंकि बहुमत राज्यसभा में नहीं है, 122 सांसद ही हैं, और वहां पे अगर उस समय की बात कर रहा हूं मैं, जब वहां पे अगर इस तरह की कंडीशंस भी नहीं अगर बनती है, तो भी एक यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुला के अगर किसी बिल को पास कराना है तो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ये पास कराया जा सकता है। तो अगर बाय द वे इस तरीके का अगर ये सिस्टम नहीं भी होता, अगर वेंकैया नायडू जी नहीं भी अगर घोषित किए होते, तो यार दूसरा स्टेप यही होने वाला था कि दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बना के और इसको बिल को पास करा लेते। किसी तरीके से ये बिल पास कराना ही था, और ये सरकार की मंशा थी कि ये बिल पास होना ही है, और ये बिल पास हो गया। दूसरी चीज और एक मैं बताना चाहूंगा, ये सरकार पहले से सोच के रखे थे कि इसमें हंगामा होगा, और कोरोना पीरियड सबसे बेस्ट है, इसमें कम से कम हंगामा होगा। क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं, सब तकरीबन मेरे से ज्यादा एज ग्रुप के लोग हैं, कि जब 1990 में बीपी सिंह ने जब ओबीसी के लिए वो लॉ लेकर आए थे, कानून लेकर आए थे, तो कितना बड़ा हंगामा हुआ था और कई महीनों तक चलता रहा था। हर देश के हर राज्य में, हर कोने कोने में बहुत बड़ा विरोध हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, आज तक भी वो चल रहा है। तो ये सरकार को ये मंशा थी कि ये बिल पास करना है, और इसने ये बिल पास करा दिया। तो मेरा मतलब से कहने का आज यहाँ पे यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल, चाहे वो कंटेंट वाइज हो या प्रोसीजर वाइज हो, इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है पास कराने में, प्रोसीजर्स में या कंटेंट में, जिसको ये कोर्ट में जाया जा सके इसको लेकर। और वहां पे क्योंकि अगर कंटेंट और प्रोसीजर में कोई गलती है, तब ये कोर्ट में जाके स्वतः ही वहां पे खारिज हो जाती है। तो इस तरीके का इसमें कोई चीज प्राविधान ही नहीं है, कोई चीज इसमें लूप होल नहीं है कि वहां पे कोई जाया जाए, और इसीलिए आज तक कोई जाके इसको चैलेंज नहीं कर पाया। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
धन्यवाद बीके सिंह साहब, आपने आज संवैधानिक विशेषता बता दिया, दोनों भाग प्रोसीड्यूरल एंड कंटेंट वाइज। बहुत, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले सेशन में प्रश्नोत्तर का रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, थैंक यू सर।